हेलो गाइस, क्लियर एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में अपन एमपीपीएससी का जीएस पेपर 4 यूनिट 1 जो कि है फिलोसफर्स, थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में, उनकी जो लेक्चर सीरीज़ है उसको अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर दो यार। बहुत कम टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो आज अपन किन के बारे में बात करने वाले हैं? द फादर ऑफ इंडियन रनेसा, राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक ऐसे सुपर हीरो है ना जिसको भैया इंडिया की सख्त ज़रूरत थी जब हम इन बहुत गलत प्रथाओं से घिरे हुए थे, जैसे कि सती प्रथा हो गई, है ना, और चाइल्ड मैरिज हो गई। जब इन सारी बीमारियों ने भारत को जकड़ लिया था ना, तब एक सुपर हीरो की ज़रूरत थी। और वो सुपर हीरो कौन था? हमारे राजा राम मोहन रॉय जी। इन्होंने मतलब पूरी इंडिया को चेंज कर दिया यार। मतलब देखो, रेनेसा का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया वो अपन इसमें पूरा पढ़ेंगे, और ये मेरी गारंटी है, ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इनके बारे में पढ़ना। द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। सबसे पहले तो इनका बर्थ देख लेते हैं भैया। बर्थ कहाँ पर है? बर्थ है इनका 1772 राधानगर, वेस्ट बंगाल में। ये भी भैया बंगाल की मिट्टी से निकले हैं। और इनसे पहले कौन निकला था भैया? वेस्ट बंगाल से कौन निकला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। याद है कि नहीं, कि भूल गए? ठीक है, 1772 में इनका जन्म हुआ, राधानगर वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर है, देख लो भैया, ठीक है। अब भैया 1772 याद कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, देखो राजा राम मोहन रॉय इनका नाम है ना, तो 1772, ठीक है। अब राजा को ऐसे याद कर लेना, RA और J और A, तो ऐसे याद कर लेना। 1772 में इनका बर्थ ईयर है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब भैया ये देखो, इनको अपन कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। रेनेसा का मतलब दोबारा मैं आपको बताता हूँ, मतलब पुनर्जागरण, मतलब किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसको अपन कहते हैं रेनेसा, ठीक है। इसको रेनेसांस मत पढ़ देना भैया, इसको बोलते हैं रेनेसा, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय को अपन क्या बोलते हैं? द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। भैया 16-17 साल की उम्र में, मात्र 16-17 साल की उम्र में उनको भैया कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी वो देख लो। अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, इंग्लिश, बंगाली। और रुको, अभी तो आगे बाकी है भैया पिक्चर। ये तो भैया जो लैंग्वेजेस थी अपने कल्चर में जो थी, फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे ग्रीक, लैटिन और हिब्रू, ये भी इनको आती थी। सॉरी, यहाँ पे UNW होगा, है ना, सॉरी, ये यहाँ पे सही स्पेलिंग लिखी हुई, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया तो उसको माइंड मत करना। ये हिब्रू तक इनको आती थी। अब ये देखो भैया, ये ऐसी ऐसी दिखती है हिब्रू लैंग्वेज। अब देखो क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो, क्लियर एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ये लिखा हुआ है मजाक कर रहा हूँ। तो देख लो भैया, हिब्रू आती थी इनको, ग्रीक, लैटिन। अपने को इतना सब्जेक्ट नहीं आता जितनी इनको लैंग्वेज आती है। तो भैया ये तो कुछ गजब ही थे। अब ये देखो, इन्होंने क्या बोला कि भैया वेदांत और वेदास की तरफ जाओ। देखो मैंने तो एक चीज़ देखी है, जितने भी भारत से लोग बहुत महान बन के निकले हैं ना, उन्होंने सबने एक ही बोला है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो, चाहे कोई भी हो, वो सोशल रिफॉर्मर्स हो या फिलोसफर थिंकर्स हो, उन्होंने यही बोला है कि आप वेदों की तरफ चले जाओ, आप सब समझ जाओगे। और अगर आपने वेदों को पढ़ लिया तो कैसे ज़िंदगी जीनी है आप समझ जाओगे यार। आपके मतलब कोई मिजरी, कोई दिक्कत आपको रहेगी ही नहीं, क्योंकि यही इन्हीं चारों वेदों में सारी मिजरीज के बारे में, हर प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। अब भैया 4 वेद कौन कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, बता दो। 4 वेद ही तो हैं, मुझे पता आपको पता होंगे। अब भैया इतने सारा ज्ञान अर्जित कर लेने के बाद, जब भैया एक बात बताओ, कोई इंसान वेदों को पढ़ ले, वेदांत को समझ ले, हर चीज़ को समझ ले, वो भी इतनी कम उम्र में, इतने कम एज में, तो भैया वो एक ना एक उस पर तो पहुँचेगा निर्णय पे। आप एक बात बताओ, जब आप पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तो आप एक लास्ट में वो बोलते हो ना कंक्लूजन क्या है, तो इनका कंक्लूजन क्या निकला? 1 गॉड, 1 वर्ल्ड एंड 1 एनर्जी। इनका ये मानना था। और ये बोलते ना कि सब एक है, तो ये इन्होंने ही बताई थी ये बात कि भगवान भी एक है, दुनिया भी एक है, और जो एनर्जी है वो भी एक है, और हम उस एनर्जी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इनकी भैया फिलॉसफी थी, ये इनकी थिंकिंग थी। अब भैया देखो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एज अ रजिस्ट्रार भी काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद में। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भैया राजा राम मोहन रॉय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में किस अंडर, मतलब किस पोस्ट पर काम किया? तो क्या बोलोगे? रजिस्ट्रार। वो भी कहाँ पर? मुर्शिदाबाद में, ठीक है। मुर्शिदाबाद कहाँ पर है बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे पता होना चाहिए।
अब देखो भाई, जब वो सब ये सब काम कर रहे थे, जब कंपनी में काम कर रहे थे वो, तो भैया उस समय पर जो बीमारियां थी, जो ड्रास्ट जो मतलब जो ये जो मतलब बहुत ही खतरनाक दिक्कतें थी, ड्रास्ट्रस प्रॉब्लम थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, सती सिस्टम, कास्ट सिस्टम और डाउरी, ये भैया प्रेवलेंट थे उस समय पर, ये सब ट्रेंड में थी सारी चीज़ें। ये मतलब ये सब चीज़ें मतलब उस समय पर कॉमन थी कि भैया बाल विवाह हो रहा है, ठीक है, और कहते हैं कास्ट सिस्टम है, डोरी, ये सब दहेज की प्रथा, ये सब कॉमन थी उस समय पर। अब जैसे भैया इन छोटे बच्चों को देखो भैया, इनको क्या मालूम क्या चल रहा है, देखो इसको तो ये तो उधर देख रही है, क्या पता भैया इन छोटे बच्चों को। अब इतनी छोटी उम्र में विवाह करवा दोगे तो भैया वो क्या सीखेंगे, है कि नहीं। हर कोई सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले तो होता नहीं है। अब ये दोनों कौन है, इनको मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये भी, इनकी भी शादी बचपन में हुई थी, लेकिन ये बहुत आगे बढ़े थे, ठीक है। तो भैया ऐसे इन बच्चों की शादी होती थी। अब भैया इनको क्या मतलब, कुछ नहीं पता इन लोगों को। अब भैया ये देखो, ये होता था पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब क्या होता है कि एक आदमी, मतलब ये एक लड़का और 2-3 लड़कियां ये विवाह कर लेते थे। अब भैया आदमी पे एक जलती नहीं है, 3-3 कहाँ से जलेंगी। लेकिन देखो कितना मुस्कुरा रहा है, ये देखो चेहरे पे मुस्कुराहट अलग ही दिख रही है। लेकिन भैया सिर्फ इसको उससे मतलब है। अब ये दोनों इसको क्यों देख रही हैं भैया, मुझे नहीं पता, अब जो भी हो समझ लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। और भैया ये इससे तो भैया मतलब ये तो भैया आज भी ख़त्म नहीं हुआ है, भले ही अपन ने इस पर कितने भी कानून बना दिए हैं, लेकिन ये चीज़ तो आज भी है। मानते हो कि नहीं मानते। अब इस पिक्चर में भैया डाउरी का जो दहेज प्रथा का दर्द है वो साफ साफ आप देख सकते हो। मतलब एक बात बताओ, ये भाई साहब ये जहाँ पे बैठे हैं राजा बन कर के, ये भाई कैसे मतलब इस लड़की से दहेज मांग सकते हैं, बताओ। मतलब आपका जो घर चलना है वो भैया लड़की के दम पे चलना है। कितनी बढ़िया सोचने की मतलब वो है कि नहीं भैया। इसको ख़त्म करो। अब भैया ये भी देख लो, कास्ट सिस्टम, इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है लोगों को लड़ाने में। अब भैया देखो कास्ट सिस्टम का एक अलग सीन है, मैं आपको समझाता हूँ क्या सीन था। देखो भाई, पहले के ज़माने में क्या होता था ना, जैसे समझ लो कोई आदमी, किसी आदमी का दिमाग बहुत अच्छा है, ठीक है, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, तो वो क्या करेगा भैया, वो पढ़ेगा। तो उसको भैया बोल दिया चलो तुम ब्राह्मण हो। अब एक आदमी है भैया जो भैया बॉडी बिल्डर है, जिसकी भैया मतलब जो युद्ध शैली है वो बहुत शानदार है, उसको बोलिए तुम क्षत्रिय हो, चलो भैया तुम क्षत्रिय बन जाओ। अब कोई आदमी दोनों में नहीं है, किसी का दिमाग भी ज़्यादा नहीं है और भाई कोई क्षत्रिय भी नहीं है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन है भैया, जोड़ घटाव लगाना वो उसका बहुत तेज है। तो भैया उसको बोल दिया चलो तुम वैश्य हो, तुम भैया मर्चेंट हो, तुम बैंकर हो, चलो तुम लैंड ओनर हो, तुम ये करो। अब भैया किसी के पास तीनों चीज़ें नहीं है, ऐसे भी तो लोग होंगे जिनके पास तीनों ही चीज़ नहीं है। तो भैया उसने क्या बोला, चलो भाई मैं किसी के यहाँ नौकरी कर लेता हूँ, ठीक है ना, मैं किसी का सर्वेंट बन जाता हूँ, तो भैया तुम शूद्र हो। अब भैया जिसके पास चारों ही नहीं है वो, उसने भैया बोला चलो भाई मैं साफ सफाई कर दूंगा, और क्या कर सकता हूँ मैं तो कुछ आता तो है नहीं, ना मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, ना भैया मेरे पास शरीर अच्छा, ना मैं दिमाग वाला हूँ, और जो सर्वेंट बनने थे वो सारी नौकरी तो तुम लोगों ने ले ली, तो मैं क्या करूँ, चलो मैं सफाई करता हूँ, ठीक है ना, गंदगी साफ़ करता हूँ। तो ऐसे चीज़ों को बांटा गया। ये नहीं है कि भैया कि मतलब जो कहते हैं किसी जाति का बेटा जो है वो उसी जाति का होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भैया ब्राह्मण के परिवार में कोई मतलब क्षत्रिय भी हो सकता है, क्या पता किसी ब्राह्मण के परिवार में कोई बहुत बॉडी बिल्डर आदमी बन जाए, है कि नहीं, कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। लेकिन आज भी ये प्रथा चल रही है कि भैया ब्राह्मण है तो वो लड़का ब्राह्मण ही होगा, और भैया कोई बनिया है तो उसका बेटा बनिया ही होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं है, उस समय पर काम के बेस पर डिवाइड था, ठीक है। तो उस चीज़ को इससे मत जोड़ो। और भैया सबसे गंदी चीज़ जो कि भारत के संस्कृति पर कलंक है, थी और रहेगी, जी हाँ, थी, है और रहेगी, भले ही वो आज नहीं है, लेकिन वो भैया बहुत बुरी चीज़ थी जो उस समय पर हुआ करती थी। क्या होती थी भैया, सती प्रथा, ठीक है। इसमें क्या होता था, जैसे एक बात बताओ भैया, लड़की की उम्र है 10 साल, ठीक है, और जैसे शादी करा दी गई उसकी उम्र है 50 से 60 साल के बीच में। अब भैया ये 50 से 60 साल का आदमी कितने दिन जिएगा, ये बुढ़ऊ ज़्यादा से ज़्यादा भैया 5-6 साल और जी जाएगा। तो भैया 55 साल की उम्र में लड़क गया और लड़की है मात्र 15 साल की। तो भैया क्या करें, एक काम करो, ये आदमी तो मर गया, इसके बगल में इसको बिठा दो और इसको जला दो। ये चीखेगी चिल्लाएगी, इसकी आवाज़ पूरे हवा में फैलेगी, कोई मतलब नहीं, जला दो इसका। अब दुनिया में कोई हक नहीं, कोई काम नहीं भैया। अब मैं क्या बोलूँगा। अब उस समय पर इतना ज़्यादा डरावना मंजर होता था। आप एक बात बताओ भैया, एक लड़की को ज़बरदस्ती इन तलवारों की नोक पर डरा करके उसको बिठा दिया गया ज़बरदस्ती, है। अब उस समय तो भैया यहाँ पे तो तुम्हें ये चिरकुट लोग 4-5 लोग दिख रहे हैं, देखो 4 लोग यहाँ खड़े हैं चिरकुट से और 5-6 लोग यहाँ पे खड़े हैं पागलेट से। तो भैया ये तो कुछ भी नहीं है, उस समय तो भैया पूरा गाँव साथ में लेकर जाता था। और अगर
ज़बरदस्ती लेके जाते थे। अगर वो एक तो शांति से चले जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो भैया बाल पकड़ के घसीट के लेके जाते थे। ऐसा बिल्कुल दर्दनाक मंजर था, अपन तो भैया इमेजिन भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? तो भैया ऐसी प्रथाएं थी, ठीक है। पूरा का पूरा गांव लेके जाता था। उन सब गांव वालों के सामने भैया अगर कोई भी आ जाए सीधा मार डालते थे कि तुम हमारे संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हो। उन्हीं लोगों के सामने राजा राम मोहन रॉय सीना तान के खड़ा हो गए थे कि आ जाओ, कौन आता है, सबकी मैं ठेस दूंगा। ऐसे थे राजा राम मोहन रॉय। भैया सुपर हीरो ऐसी थोड़ी है वो, ठीक है। अब भैया सती प्रथा का सीन ऐसा था हिंदुज़म में कि भैया ये सती माता थी। अब शिव जी का अपमान हुआ था तो भैया ये आग में कूद पड़ी, तो इससे लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया। तो ऐसी चीज़ें हुई थी भैया। सीता माता ने जो जब वो अग्नि में समा गई थी तो लोगों को ये लगा कि भैया नहीं नहीं भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने उसको इससे जोड़ लिया। तो ऐसी चीज़ें होती थी भैया पहले, आदमी कुछ भी करता रहता है, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय ने सोच लिया था भैया मुझे इस प्रथा को ख़त्म करना है। वो कैसे? क्योंकि भैया इनकी खुद की जो भाभी थी उनके साथ सती हुआ था, और जब उन्होंने ये मंजर देखा ये भाई इतने उदास हो गए और उनको इतना गुस्सा आया कि भाई सबके मुंह तोड़ दूं। लेकिन उस समय कुछ नहीं कर सकते थे, उस समय कोई आपकी बात सुनेगा भी नहीं। तो इन्होंने सोच लिया कि भैया मुझे, मेरा मकसद सबसे पहला ये है कि मुझे सती प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है, ये होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, दिमाग वाले तो थे ही, इन्होंने क्या करा भैया, एक ब्रिटिश के ऑफिसर को पकड़ लिया। कौन थे वो? विलियम बेंटिक। ये रहे भैया विलियम बेंटिक साहब। इन्होंने क्या करा, विलियम बेंटिक साहब जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के उस समय पर, उन्होंने क्या करा, सती सिस्टम पर बैन लगवा दिया। कैसे लगवा दिया? पास करवा दिया सती रेगुलेशन एक्ट। विलियम बेंटिक ने इनका हर चीज़ में सपोर्ट किया कि हाँ भैया आप सही कर रहे हो, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। और 1829 में ये लॉ बना और सती सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जब अब भैया विलियम बेंटिक जैसे लोग और राजा राम मोहन लोग, और मतलब ये दोनों जब मिलेंगे तो भैया क्या होगा, इक्वल्स टू सती प्रथा का खात्मा। तो ऐसे महान थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। तो भैया बहुत गजब इनकी पूरी स्टोरी। इनको भैया एक और उपाधि दी जाती है, द फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। इन्होंने तो भैया 2-3 लैंग्वेजेस में अपने अखबार ही पब्लिश कर दिए थे, ठीक है। समझ रहे हो बात को? उन्होंने ये भी लिखा, तुहफत उल नवाउद्दीन, ये रही इनकी किताब, ठीक है। अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। अब भैया मतलब कब हुआ ये? 1803 में। मोनोथिज्म क्या होता है? मोनोथिज्म मतलब वही चीज़ जो इनका कंक्लूजन था, मतलब वन गॉड, वन वर्ल्ड एंड वन एनर्जी, सब एक ही है। मोनोथिज्म मतलब एनर्जी, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब सब एक, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो वही चीज़ उन्होंने बताई। और उन्होंने भैया डिनाई किया आइडल वर्शिप को, ठीक है। जितने ही महान लोग थे भैया सबका एक ही सिस्टम था, वो आइडल वर्शिप को डिनाई करते थे और सबसे पहले बोलते थे कि आप खुद को समझिए पहले, कि आप खुद को ही समझोगे तो भैया बाहर क्या ही समझोगे आप, वही सब समझाना चाहते थे। 1815 में सॉरी, इन्होंने क्या करा, आत्म सभा का उद्घाटन कर दिया। कहाँ पर? कलकत्ता में। आत्म सभा क्या थी? उसमें क्या होता था ना, फिलोसफिकल डिस्कशंस और डिबेट हुआ करते थे कि भैया कैसे सोचना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे लोगों की हम मदद कर सकते हैं। और फिर उन्होंने भैया जो सबसे बड़ा काम था 1823 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना कर दी, और वही आगे जाकर क्या बना, ब्रह्मो समाज। इन्होंने पहले ब्रह्मो सभा की स्थापना करी थी और ब्रह्मो सभा ही आगे जाकर क्या बना, ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ये याद रखना। और ब्रह्मो समाज में क्या होता था भैया, मोनोथिस्ट की टीचिंग, मतलब जो कि मतलब मोनोथिज्म मतलब सब एक है, उसके ऊपर टीचिंग दिया करते थे, उसके बारे पे और बताया करते थे लोगों को और अवेयर किया करते थे। तो भैया इतने महान थे। अब ये देखो ब्रह्मो समाज का मतलब, ब्रह्मो समाज किस पे बेस्ड था? मोनोथिज्म की टीचिंग्स पर। मोनोथिज्म मतलब सब एक है। अब इनका भैया सिंबल देख लो ब्रह्मो समाज का क्या है। सारे धर्म के इसमें आपको साइंस मिलेंगे, ओम मिलेगा, और जो क्रिश्चियंस में होता है ये साइन ये मिलेगा क्रॉस का, और ये चांद जो होता है मतलब मुस्लिम्स में होता है, ये सब। भैया इनका मानना ये था कि सब एक ही हैं, सब एक हैं, पूरी दुनिया एक है, इनको बांटो मत। अगर ये बट गई तो नरसंहार और भैया युद्ध तो तय है। इसलिए इन्होंने इस समाज की स्थापना करी। अब भैया इन्होंने कुछ काम और करे, जो सबसे घटिया काम हुआ करते थे सोसाइटी में वो तो उन्होंने ख़त्म करे ही करे। सबसे पहले उन्होंने उस पर स्ट्राइक किया, सती सिस्टम पे, डाउरी पे, इन सब पे लोगों को समझाया। और उन्होंने एक चीज़ का फेवर और किया कि भैया जो विडो रिमैरेजेस हैं उसको उन्होंने फेवर किया। क्या होता था ना, जैसे देखो अब देखो सती तो स्टॉप हो गई, ठीक है, सती सिस्टम बंद हो गया, लेकिन क्या होता था ना, जैसे किसी का पति मर गया
ठीक है। अब भाई वो औरत को भाई पूरा समाज इतनी गंदी निगाहों से देखता था, मतलब सब लोग उस औरत का इस्तेमाल करना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये भी चीज़ बहुत गलत है। तो उन्होंने क्या करा, विडो रीमैरिज पर उन्होंने फोकस करना स्टार्ट करा कि भाई कि कोई विधवा अपना घर दोबारा बसा पाए, ठीक है, उसको खुश रहने का उसको भी हक है। अब जल्दी उम्र में भाई उस आदमी की मृत्यु हो गई तो उसमें उस लड़की की क्या गलती है कि नहीं। इसलिए उनको भैया द फर्स्ट रिफॉर्मर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब उनको भाई कितने टाइटल दिए गए हैं, देखो, द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, ठीक है, और फादर ऑफ मतलब द फर्स्ट रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, इतने सारे उपाधि दी गई, तो भाई कोई बात तो होगी। तो उन्होंने भैया बोला कि भैया विडो की रिमैरिज कर दो और दोनों खुश रहेंगे, ठीक है, पंडित भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश। चलो आगे इन्होंने क्या करा, इन्होंने भाई साहब हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। और हिंदू कॉलेज कब स्थापना करी, 1817 में, ठीक है, 1817 में उन्होंने स्थापना कर दी। और 1855 में वही हिंदू कॉलेज का इसमें कन्वर्ट हो गया प्रेसिडेंसी कॉलेज में। कहाँ है वो भैया, ये देख लो, ये रहा, कैलकाटा में है, देख रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है फॉरेन की जगह हो, है कि नहीं, लेकिन भैया ये इंडिया में है, कैलकाटा में, ठीक है। और इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी कलकत्ता में, ठीक है, इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी, हिंदू कॉलेज की भी स्थापना करी। और हिंदू कॉलेज आगे जाकर क्या बना, प्रेसिडेंसी कॉलेज। और प्रेसिडेंसी कॉलेज से पता है कौन पढ़ पढ़ के निकला था, बता दूं, चलो रुक जाओ बता देते हैं भैया। ये लोग सुभाष चंद्र बोस और सीवी रमन, ये दोनों प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही पास आउट हैं, है कि नहीं। और सुभाष चंद्र बोस ने तो उस समय का यूपीएससी भी निकाल दिया था, मालूम है कि नहीं मालूम है। तो भैया सुभाष चंद्र बोस और सीवी रमन, याद है कि नहीं याद है, रमन इफेक्ट सीवी में, मतलब सॉरी फिजिक्स में। भैया अब ऐसे ऐसे, अब इतने महान आदमी ने कॉलेज खोला है, तो भैया जो निकलेंगे बच्चे वो भी तो महान ही होंगे, तो इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब भाई साहब इनको राजा का टाइटल किसने दिया, देखो इनका जो नाम था वो राम मोहन रॉय था, अब आगे राजा कैसे लग गया। अब भैया इन्होंने इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स करे इंडिया में, लोगों को इतना ज़्यादा अवेयर किया, तो भैया इनको बुला लिया गया इंग्लैंड, भैया आप इंग्लैंड में आओ, हम भी देखें भैया तुम्हें क्या बात है। अब भैया जब इंग्लैंड में गए तो भैया उस समय पर अकबर शाह टू का शासन भी था, है कि नहीं। तो भैया अकबर शाह टू, भैया इनका दिमाग ख़राब कि बताओ यार, हम तो राजा हैं आके, हमें बुला नहीं रहे इंग्लैंड वाले और तुम्हें बुला रहे हैं। तो भैया अकबर शाह टू बोलते हैं इनसे कि भैया देखो तुम्हें तो बुला रहे हैं, हमें तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता। तो ये बोलते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं यार इसमें। तो इन्होंने क्या करा, अकबर शाह ने, ये काम करो हमारा राजा का टाइटल तुम ले लो, ठीक है ना, तो तुम्हारी इज्जत इंग्लैंड में इज्जत दुगनी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इन्होंने इनको भैया अकबर शाह टू ने इनको राजा का टाइटल दे दिया, और तब से ये हो गए राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, समझ गए। तो ऐसी कहानी थी इनकी। अब इन्होंने भैया, अब इनको बोला जाता था फादर ऑफ जर्नलिज्म, मतलब इंडिया के जो फादर है जर्नलिज्म के वो यही हैं। अब कैसे हैं भैया, भैया बंगाली न्यूज़पेपर इन्होंने लॉन्च कर दिया था, संबत कमवादी, ठीक है, पर्शियन न्यूज़पेपर वो भी लॉन्च कर दिया भाई साहब, मेरत उल अकबर, ये राजा राम मोहन रॉय ने। इतना ब्रिलियंट दिमाग था कि बस पूछो मत, किसी भी लैंग्वेज में भैया बात कर सकते थे, है कि नहीं। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस है वो भी इन्होंने लिखी उसमें, और जो इन्होंने जो लिखी प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, उसमें स्कॉलर्स क्या बोलते हैं कि भैया ये बुक कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी मानव सभ्यता को समझाती है। ये भैया बाहर के स्कॉलर्स ने बोला है। इंडिया में ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं ना कि बस गिनती चालू करो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन आज न जाने क्या हो गया है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को इतना आगे मानने लगे हैं कि भैया वेस्ट और वेस्ट, ठीक है ना, उनका कल्चर अपने इंडिया में ऐसा घुसता जा रहा है कि बस पूछो मत। लेकिन आप एक बात मान के चलना, जितना पवित्र और प्राचीन आपका जो धर्म है, जो कल्चर है ना, उतना किसी का भी नहीं है। तो अपने धर्म की हमेशा इज्जत करो, अपने संस्कृति की हमेशा इज्जत करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हिज आइडियाज गिव डायरेक्शन टू सोसाइटी एंड अवेकन द इंडियन स्लीपिंग सोसाइटी। देखो उस समय भैया पूरा समाज सोया हुआ था, लड़की जल रही है जलने दो, बच्चे की शादी हो रही होने दो, इन्होंने भैया सबको जगाया, अरे उठो चलो सुबह हो गई है बेटा, अब सोने का काम नहीं है, उठना पड़ेगा अपने को, वरना ये खराब हो जाएगा मामला पूरा। अब ये क्या चाहते थे भैया, ये हिंदुज़्म को रिफॉर्म करना चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन के चलते। इसको गलत मत लेना, मैं समझाता हूँ। देखो इनका क्या मानना था कि भैया अगर मुझको सती प्रथा को ख़त्म करना है, ठीक है, और मुझे ये चाइल्ड मैरिज हुआ, दहेज प्रथा हुआ, इन सबको कंट्रोल करना है या ख़त्म करना है जड़ से, तो भैया मुझे वेस्टर्न के जो एजुकेशन है उसको लाना ही पड़ेगा। आप एक बात समझो, अगर आपके पापा आपको समझाएं, ठीक है, समझ लो कि आपके पापा थोड़े पढ़े लिखे कम हैं और वो आपको समझा रहे हैं,
ठीक है, तो आप उनसे बहस करोगे कि अरे ऐसा नहीं ऐसा होता है, अरे हम भी जानते हैं, आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन वही चीज़ आपको कोई बाहर वाला पढ़ा लिखा आदमी आपसे दोगुना समझाए तो आप कहोगे हाँ यार बात में दम है। तो वही चीज़ थी, ये इसलिए लाना चाहते थे कि भैया जो हिंदुज़्म में भैया काफ़ी पुराने थिंकिंग के लोग हैं, काफ़ी पुरानी विचारधारा के लोग हैं, इसको बदलने की ज़रूरत है। और कब बदल सकते हैं? जब अपन वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आएँ, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस डालें, पूरे तरीके से नहीं, थोड़े तरीके से डालें, तो कम से कम ये प्रथाएं तो रुक जाएँ। तो ऐसे थे भैया, ठीक है। और वो भैया हिंदुज़्म के ट्रू फॉलोअर थे, ऐसा नहीं कि वेस्टर्न के हैं तो भैया वेस्टर्न में जाके रह गए, नहीं 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 नहीं, नहीं। हिंदुज़्म को उन्होंने इंग्लैंड में भी प्रमोट किया। और आप जानते ही है भैया इज़राइल में भी बहुत से लोग भैया हिंदुज़्म को फॉलो करते हैं, है कि नहीं। अब भैया 1833 सबसे दुखद साल, जिस दिन भैया इन्होंने इस भूमि को, इस धरती को छोड़ दिया और भैया इंग्लैंड की धरती पे इनकी मृत्यु हुई। अब भैया बताओ, इतने पवित्र आदमी की भैया इंग्लैंड में मौत हो रही है, मतलब उनकी मृत्यु हो रही है। बताओ, इनकी इंग्लैंड वालों की धरती को पवित्र कर दिया इन्होंने। खैर चलो कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये इनके बारे में हर चीज़ जानने को मिली होगी, हर चीज़ समझने को मिली होगी कि ये कितने महान आदमी थे, इन्होंने पूरी इंडिया के सिस्टम को ही चेंज कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप बिना झिझके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। ऐसे ही मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा, आपके लिए काम करता रहूँगा, ऐसे ही पढ़ते रहो, मज़े से रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है, बढ़िया से पढ़ो। और मैं आपसे मिलता हूँ अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।